कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो चलिए शुरू करते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। देखो, एंटी मीन्स अपोजिट, न्यू मीन्स न्यू और प्लास्टिक मीन्स प्लाज्मा। तो यानी नया, इसका मतलब हो गया नया प्लाज्मा। तो नया प्लाज्मा को रोकने के लिए एंटी यानी इस जो नया प्लाज्मा है उसको बनने से रोकेगा, जिस वजह से कैंसर सेल जो होते हैं वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नए प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, ढेर सारा न्यूट्रिशन होगा जिस वजह से वो सेल्स आगे ग्रो करेंगे। ठीक है। और अब कैंसर सेल को क्या होता है, ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। वो न्यूट्रिशन ले लेके क्या करते हैं, अपने जो सेल्स है वो बढ़ाते हैं। ठीक है। उस वजह से क्या होता है, ट्यूमर आगे जो कैंसर का आगे फर्दर प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एंटी कैंसर भी बोल सकते हैं। एंटी कैंसर के अंदर जो भी हमारी जितनी भी ड्रग्स दी हुई है तो हम इसके अंदर फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हमें देखना है कैंसर के बारे में। वैसे तो आपको पता होगा कैंसर क्या होता है। ठीक है। दो तरह से होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है वो क्या होता है, फर्दर नहीं फैलता। ठीक है। वो फैलता नहीं है बॉडी के अंदर। जो मैलिग्नेंट होता है वो ब्लड के थ्रू हमारी सारी थ्रू आउट द बॉडी फैलता है। ठीक है। और कैंसर जो वो ट्यूमर कोज करता है। ठीक है। न्यूप्लाज्म और ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। ठीक है। एक तरह से वो एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू आप बोल सकते हो। ठीक है। कैंसर जो होता है बहुत ही जल्दी फैलता है इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट, क्योंकि वो ब्लड के अंदर चला गया ऑफ कोर्स, और वो हर एक हमारे बॉडी के पार्ट में जा सकता है और वहाँ पे कैंसर कोज कर सकता है फर्दर। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कैंसर। देखो, इन टाइप्स ऑफ कैंसर को एक बार देख लेना, क्योंकि जब आप ड्रग्स के बारे में स्टडी करोगे तब आपको वहाँ पे काम आएगा। ठीक है। जैसे ल्यूकीमिया हो गया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। और हॉडकिंस डिजीज किस लिए होती है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है। ठीक है। विंग सार्कोमा, बोन, आर्म और पेल्विक कैंसर। ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कैंसर है। यूट्रस का कैंसर हो गया। ठीक है। टेस्टिकुलर कैंसर हो गया। ठीक है। आइज कैंसर हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कैंसर के टाइप्स है, आप एक बार इसको देख लो, क्योंकि जब आप करोगे ना फर्दर ड्रग स्टडी तो वहाँ पे आपको काम आएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर आपने नॉर्मल जो सेल साइकिल है अगर आपने पढ़ी है तो वो ऐसे होते हैं, G1, G2, एस फेस, एम फेस, ऐसे होता है। ठीक है। तो G1 फेस किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को, यानी जो सेल की ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। एस फेस क्या होता है, डीएनए की सिंथेसाइज के लिए। ठीक है। देखो, ये साइकिल ऐसे चलती है, पहले G1 फेस, फिर सिंथेसाइज फेस। ठीक है। इसमें सब कुछ सिंथेसिस होता है, क्योंकि डीएनए हमारा जो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है G2 फेस। G2 फेस में ग्रोथ और प्रिपरेशन होती है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन के प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। एम फेस में हमारा रिप्रेजेंट करता है माइटोसिस को, यानी इसमें पूरी तरह से सेल डिवीजन हो जाती है। ठीक है। अभी नॉर्मल सेल साइकिल है। ठीक है। इसके अंदर जो हमारा नॉर्मल सेल है वो ऐसे डिवाइड करता है। ठीक है। और ऐसे ही एक सेल से दो सेल बनते हैं। ठीक है। अब देखो, अब कैंसर जो सेल है वो भी एक तरह से सेल है। ठीक है। अगर हमें उनको रोकना है तो उनको हम कैसे रोकेंगे, जो ये साइकिल है इसके अंदर कुछ ना कुछ हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, तो उस वजह से क्या होगा, ये साइकिल रुक जाएगी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मेन आपका डीएनए है। डीएनए से फर्दर आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है। तो सोचो, अगर हम इस डीएनए को, ठीक है, ही खराब कर दें, डीएनए को, आरएनए को, ऐसे जो एंजाइम है जो भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, ठीक है, अगर हम उसको ही हटा दें, उसको ही खराब कर दें, ठीक है, तो क्या सेल आगे बन पाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम जितनी भी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो क्या करती है, वो सारी की सारी मेडिसिन क्या करती हैं, इस डीएनए के साथ, आरएनए, एंजाइम और प्रोटीन के साथ इंटरफेयर कर लेती हैं। ठीक है। इंटरफेयर करती हैं, उससे क्या होता है, हमारा जितना भी जो सेल बन रहा होता है उसको, प्रोसेस को रोक देती हैं। ठीक है। तो आगे सेल ही नहीं बन पाएगा तो कैंसर भी नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो कैंसर सेल को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। और फर्दर इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेट से मतलब क्या समझ आ रहा है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो डोनेट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्रग दैट डोनेट अल्काइल ग्रुप टू द अदर मॉलिक्यूल बाय द कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इरिवर्सिबल बॉन्डिंग करेगा वो। ठीक है। यानी उसमें अगर एक बार वो बॉन्ड बन गया तो वो नहीं टूटेगा, तो इरिवर्सिबल बॉन्ड बनेगा। तो उस वजह से क्या होगा, एक तरह से इरिवर्सिबल बॉन्डिंग बनेगी। और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप डोनेट होगा वो किसको देंगे, डीएनए को देंगे, आरएनए को या प्रोटीन को। इसके अंदर एंजाइम भी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे
अल्काइल जो एजेंट है, अल्काइलेटिंग एजेंट है, वो डीएनए को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैंने आपको रिटन फॉर्म में आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक बार आप अल्काइलेटिंग एजेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हो, ले लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद ये फर्दर कन्वर्टेड इनटू अ हायर रिएक्टिव डेरिवेटिव्स। और ये कौन सा फॉर्म होता है इसका? कार्बोनियम आयन का एक डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और कार्बोनियम आयन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ये बॉन्ड है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है, ये आगे फर्दर ट्रांसफर हो जाता है टू कार्बोक्साइल अमाइन फॉस्फेट ग्रुप सल्फर हाइड्राइल विद कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ ये आगे इसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन। जो ग्वानिन है उसके N7 पोजीशन पे ये अल्काइलेशन हो जाते हैं, ठीक है, डीएनए के साथ। तो उससे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, शेजन हो जाता है डीएनए के अंदर, यानी डीएनए कट जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बेस पेयरिंग होती है तो वो एबनॉर्मल हो जाती है नॉर्मल की जगह पे, ठीक है। तो ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स का काम होता है, ठीक है, या बोल सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या होता है, जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, वो जो भी हमारा एबनॉर्मल सब्सटेंस होता है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल से। अब वो कैसे करते हैं इसका हम पूरा मैकेनिज्म आगे देखेंगे, ठीक है। देखो जो नॉर्मल सब्सटेंस होते हैं ना, वो आगे जाके क्या होते हैं, फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल की वजह से ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ करते हैं। अब अनकंट्रोल्ड जो सेल ग्रोथ होती है तो वो कैंसर सेल के, ठीक है, वो देगा, साइन देगा। तो यहाँ पे इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स देते हैं, ठीक है। अब ये एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, इस फंक्शनल माइक्रोमोलिक्यूल्स को एक तरह से आप बोल सकते हो इनहिबिट कर देते हैं, या बोल सकते हो इसको हटा देते हैं यहाँ से, जिस वजह से ये दोबारा, क्योंकि इसी फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स की वजह से तो ये अनकंट्रोल हो रहा था, ठीक है। तो ये एंटी जो मेटाबोलाइट्स हैं ये इसी फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और उसको फिर क्या करते हैं, दोबारा नॉर्मल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। पहले नॉर्मल था ना ये, तो इसको दोबारा से यहाँ पे रिप्लेस कर दें नॉर्मल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लीड्स टू नॉन फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, यानी जो नॉन फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स उसको एक तरह से लीड करते हैं और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है फोलेट एंटागोनिस्ट, नेक्स्ट है प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो यहाँ पे डिफरेंट एंटागोनिस्ट है 3 टाइप के, और इन तीनों का डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 का बता देती हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे फोलेट एंटागोनिस्ट के अंदर एक ही हमारे पास ड्रग दी हुई है, ठीक है, जो हमें करनी है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर और यूजेस यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे दे डिक्रीज द डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। जो यहाँ पे डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस है उसको डिक्रीज कर देती है, ठीक है। अब ये किस में काम आता है, और देखो जिसका नेचर होता है वो लेस लिपोफिलिक है, तो लेस लिपोफिलिक है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसका नेचर दिया हुआ है। अब देखो जो ये हमारे पास ड्रग दी हुई है ना, मिथोट्रेक्सेट, ये मिथोट्रेक्सेट क्या करती है, डीएचएफ को कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट होने से रोक देती है डीएचएफ के अंदर, ठीक है। और वो कैसे रोकती है, ये इस इंजाइम के ऊपर क्या करती है, हावी हो जाती है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे डीएचएफ जब कन्वर्ट होता है टीएचएफ के अंदर तो हमारे पास एक इंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इस इंजाइम की हेल्प से ये डीएचएफ टीएचएफ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये इंजाइम, तो तभी वहाँ पे लिखा हुआ था डाई हाइड्रोफोलेट को डिक्रीज कर देती है ये जो मेडिसिन है, ठीक है। तो जब यही इंजाइम ये आगे फर्दर इसकी वजह से रुक जाएगा, ठीक है, तो ये फर्दर आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब डीएचएफ कन्वर्ट नहीं होगा टीएचएफ के अंदर तो ये फोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए आरएनए कैसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे डीएचएफ का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, और डीएचएफ का मतलब होता है डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। और देखो तभी इसको यहाँ पे फोलेट एंटागोनिस्ट बोला गया है, क्योंकि ये फोलेट को एक तरह से यहाँ पे रोक रहा है, ठीक है। तो फोलेट एंटागोनिस्ट में हमारे पास ये ड्रग आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। अब प्यूरिन एंटागोनिस्ट जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए के लिए होता है, ठीक है, डीएनए की सिंथेसाइज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यूरिन। तो ये प्यूरिन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मार्केप्टोप्यूरिन। मार्केप्टोप्यूरिन को हम 6 मार्केप्टोप्यूरिन भी बोलते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे प्यूरिन एंटागोनिस्ट क्या करता है, ये रिप्लेस करता है प्यूरिन ऑफ कैंसर सेल, जो कैंसर सेल का प्यूरिन होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और फर्दर ये प्यूरिन जो होता है ये बहुत इंसेंशियल होता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, जब डीएनए सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे ब्रेक डीएनए स्टैंड, जो डीएनए के स्टैंड है वो ब्रेक हो जाएंगे और इनिबिट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या करती है, देखो यहाँ पे जब डीएनए स्टैंड फॉर्म होते हैं तो उसमें इंटरफेयर कर देती है, ठीक है। और टेम्पलेट फंक्शन को भी चेंज कर देती है, उस वजह से क्या होता है, डीएनए अच्छे से नहीं बन पाएगा, उसके बाद फिर फर्दर सेल भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इंटरफेयर कर देगी। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे। अब देखो आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से सेल, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक तरह से इसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, इस प्रोसेस को, सेल बनने के प्रोसेस को एक तरह से सेंट्रल डोग्मा, इस पूरे सीक्वेंस को आप बोल सकते हो सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो एंटीबायोटिक्स है ये सेंट्रल डोग्मा को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिक्टिनोमाइसिन, डिक्टिनोमाइसिन क्या करती है, जो ग्वानिन और साइटोसिन है, और ठीक है, और भी जैसे ये हमने देखे थे ना यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर ग्वानिन के साथ और साइटोसिन के साथ, ठीक है, इनके बेस पेयर के साथ इंटरफेयर करती है ये एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करती है एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे एक तरह से इसको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, एक बार देख लेना। और लास्ट हमारे पास है मिससेलेनियस जो ड्रग होती है, ठीक है, वो कैसे काम करती है। तो इनका सिंपल होता है, बाइंड करती है N7 रिएक्टिव सेंटर ऑफ प्यूरिन रेसिड्यू के साथ, ये बाइंड कर जाती है, और उस वजह से क्या होता है, ये आगे फर्दर नहीं बन पाता, डीएनए नहीं बन पाएगा फर्दर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सारा प्रोटीन खराब कर देगा, ठीक है, प्रोटीन खराब हो जाएगा तो सेल नहीं बन पाएगा। और देखो एक चीज़ और, हमने सबके अंदर हमने क्या देखा, डीएनए को, आरएनए को, इंजाइम और जो प्रोटीन है, ठीक है, इन्हीं को डिस्टर्ब किया है, ठीक है, क्योंकि ये तो इनके एक तरह से बेस है, डीएनए का, प्रोटीन का बेस को हमने खराब कर दिया एक तरह से। तो इससे क्या हो गया, पूरा पूरा प्रोटीन, पूरा पूरा सेल ही खराब हो गया, सेल तो बन ही नहीं पाएगा, उससे कैसे बन पाएगा सेल। तो इस तरह के मैकेनिज्म के साथ हम सेल की ग्रोथ को रोक सकते हैं। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम साइड ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, और उसके जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।